नाज़रीन, मेजर ब्रेकिंग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। प्यूटन मिडिल ईस्ट का दौरा करने जा रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्यूटन मिडिल ईस्ट का दौरा करने जा रहे हैं और वो तेहरान पहुंचेंगे, जहां पर सुप्रीम लीडर के साथ उनकी मुलाकात होने जा रही है। और दूसरी तरफ ट्रंप ने इजराइल जाने से इनकार कर दिया है, जबकि प्यूटन तेहरान जा रहे हैं और सुप्रीम लीडर से मुलाकात करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आलमी मंजरनामे पर एक और बड़ी खबर यह है कि प्यूटन और ज़ेलेंस्की की डायरेक्ट मुलाकात होने जा रही है। जी हां, प्यूटन और ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उनकी डायरेक्ट मुलाकात होने जा रही है। यह यूक्रेन जंग के बाद पहली डायरेक्ट मीटिंग होगी, जिससे यूक्रेन की जंगबंदी की तरफ जो है वो अहम पेशरफ्त बताई जा रही है। यूक्रेन की जंगबंदी आलमी मंजरनामे के ऊपर एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट होगी, जिसके बहुत ज्यादा असरात होंगे, क्योंकि इस जंग ने आलमी मंजरनामे पर बहुत सारे असरात छोड़े हैं। इस जंग के जो लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो इंपैक्ट्स हैं, वो आएंगे। और अब ये प्यूटन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने जा रही है, यानी कि कंक्रीट स्टेप सामने आया है यूक्रेन की जंगबंदी के हवाले से। ऐसे ही तो नहीं कि प्यूटन जो है वो ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात के लिए राजी हो गए, यानी कोई ऑफिशियल्स नहीं मिल रहे हैं। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर नहीं मिल रहे हैं, बल्कि प्यूटन और ज़ेलेंस्की बरह रास्त मुलाकात करने जा रहे हैं। ये मतलब बहुत गैर मामूली खबर है। और साथ एक ऐसी खबर है कि उसके बाद पता नहीं इजराइल कैसे सर्वाइव करेगा। खबर यह आ रही है कि अमेरिका की जानिब से इकोनॉमिक एड इजराइल की बंद कर दी गई है। जी हां, आजकल जो खबरें आ रही हैं वो इजराइल के लिए यकीन करना मुश्किल है। और दुनिया भी ये सोच रही है कि अच्छा, इतनी तेजी के साथ वाकयात होते हैं जब कोई किसी को छोड़ने लगता है। तो खबर आ रही है कि अमेरिका की जानिब से इकोनॉमिक एड इजराइल की बंद कर दी गई है। अब भाई, इसके बगैर इजराइल कैसे सर्वाइव करने वाला है। और अगली बात भी सुन लीजिए, बताया जा रहा है कि बहुत जल्द इजराइल की मिलिट्री एड भी बंद होने जा रही है। बहुत जल्द इजराइल की मिलिट्री एड भी बंद होने जा रही है। तो अब मुझे बता दीजिए कि इजराइल के लिए क्या रास्ता बचा है और इजराइल के लिए कौन सी फतह और कौन सा ग्रेटर इजराइल। और देखिए, आप इल्यूजन्स में, तकब्बुर में, घमंड में, इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी डिक्लेयर करें तो वैसे ही हो जाएगा। रियलिटी की दुनिया और इल्यूजन्स की दुनिया में फर्क होता है। तो अमेरिका मिलिट्री एड बंद कर सकता है इजराइल की, तो इजराइल 10 दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकता। इसके साथ आलमी अदालत ने उसको एक बार फिर रिक्वेस्ट की गई इजराइल की जानिब से कि वो जो अरेस्ट वारंट्स है वो सस्पेंड कर दे, लेकिन आलमी अदालत की जानिब से इनकार कर दिया गया है। आलमी अदालत अपनी डोमेन में डटी हुई है। आलमी अदालत की कोई फौज नहीं है कि वो जाकर नेतन्याहू को गिरफ्तार करे। ये इन्हीं ममालिक ने फैसला करवाना है। लेकिन आप देखिए, ये तीसरी रिक्वेस्ट है जो इजराइल की जानिब से की गई है और आलमी अदालत ने उसको रिजेक्ट किया है। और आप जरा अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बड़ी बात है। और ये तलवार है जो लटक रही है, उन ममालिक के ऊपर भी लटक रही है, यानी ये यूरोपियन अदालत है और यूरोप जो है उनके ऊपर भी ये लटक रही है। उनके ऊपर एक मुसलसल धब्बा है कि तुम्हारी ही अदालतें इतनी बेवकूफ हो चुकी हैं। यानी कल को इस अदालत का किसी और के खिलाफ फैसला आएगा तो कैसे माना जाएगा। जब वो यहां पर अपना फैसला इंप्लीमेंट नहीं करवा रहे तो यूरोप कितनी देर इससे भागेगा, कितनी देर से भागेगा। ज्यादा टाइम भाग नहीं सकता है। तो ये तमाम मेगा डेवलपमेंट्स जो हैं, आजकल तो हर रोज ही हम कहते हैं कि मेगा डेवलपमेंट है, लेकिन अब आप देखिए हर घंटे हर दिन जो है इसी तरह की डेवलपमेंट्स आ रही हैं जो दहाइयां जो है वो तश्कील दे रही हैं। नाज़रीन, जितना ये वाला वीक जो इस वक्त शुरू हो चुका है, ये वीक जितना अहम साबित होने जा रहा है, शायद ही तारीख में इतने ऐसे वीक्स आते हैं, बहुत कम, कि जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इतने ज्यादा फैसला साज होते हैं मिडिल ईस्ट के मुस्तकबिल के हवाले से। और आलमी बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स जो पूरी दुनिया के ऊपर असरात डालेंगे, उस हवाले से ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और उसका मरकज बनने जा रहा है मिडिल ईस्ट, यानी कि दुनिया के फैसले कहां पर बैठकर होने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। तेहरान, दोहा, अबू धाबी, रियाद, इस्तांबुल, ये मरकज बनने वाले हैं। ये सारे इस्लामिक कैपिटल जो हैं वो मरकज बनने वाले हैं। वर्ल्ड लीडर्स यहां पर पहुंचेंगे। इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके फैसले यहां पर होंगे। और आगे जो दुनिया के इकोनॉमिक टायर्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी, उसके फैसले यहां पर बैठकर होंगे। और इसमें तल अवीव कहीं पर नहीं है। तल अवीव ना कोई लीडर जा रहा है, तल अवीव ना किसी फैसले के अंदर शामिल है, तल अवीव से ना कोई इनपुट ली जा रही है। यानी तल अवीव जो है वो आइसोलेट हो चुका है, जबकि इस्तांबुल, तेहरान, दोहा, अबू धाबी, रियाद, ये जो हैं आलमी सियासत का इस वक्त मरकज बन रहे हैं। अच्छा, अब नाज़रीन, बात यह है कि जो ट्रंप का दौरा है वो पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं, उस दौरे की वजह से बहुत सारी चीजें होना शुरू हो गई हैं। यानी अभी तो ट्रंप आया नहीं है, उस दौरे की वजह से ऑलरेडी बहुत सारी चीजें होना शुरू हो गई हैं, जिसमें अमेरिकी कैदी की रिहाई सबसे बड़ा वाकया, जिसने और बहुत सारे वाकयात को जन्म दिया है। अच्छा, अब नाज़रीन, एक और शख्सियत जो है वो मिडिल ईस्ट आ रही है। यानी इसी वीक में ट्रंप आज ही पहुंचेंगे
और साथ ही एक और शख्सियत जो है वो मिडिल ईस्ट पहुंच रही हैं, और उस शख्सियत का नाम कोई और नहीं बल्कि प्यूटन है। और ये भी 2022 के बाद पहली बार होगा, यूक्रेन की जंग छिड़ने के बाद पहली बार, कि अमेरिकी और रशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो एक ही रीजन के अंदर मौजूद होंगे। इससे पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि रशियन प्रेसिडेंट प्यूटन और अमेरिकी सदर, इससे पहले बाइडेन थे, अब ट्रंप, कि वो एक ही वक्त में एक ही रीजन के अंदर मौजूद हों। अच्छा, और इसके साथ जो बड़ी खबर सामने आई है कि प्यूटन और ज़ेलेंस्की की जो है वो डायरेक्ट मीटिंग होने जा रही है, और ये मीटिंग कहां पर होगी? इस्तांबुल के अंदर, यानी जो सबसे बड़ा एक आलमी कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन का, और उस यूक्रेन की जो सालसी है वो कौन करवाने जा रहा है? वो इस्तांबुल करवाने जा रहा है। और इस मुलाकात से बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म बढ़ गया है कि मामला जो है वो जंगबंदी की तरफ जा रहा है, और इसमें रशिया को फतह हुई है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप इसमें नोट करें कि इस्तांबुल ने ड्रोन्स दिए थे यूक्रेन को, और ईरान के ड्रोन्स रशिया इस्तेमाल कर रहा था। यानी एक तरह से टर्की के ड्रोन्स यूक्रेनी इस्तेमाल कर रहे थे और ईरान के ड्रोन्स रशियन इस्तेमाल कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वहां पर ईरान और टर्की की टेक्नोलॉजी भी आमने सामने थी। तो टर्की के ड्रोन रशिया के खिलाफ इस्तेमाल हुए, लेकिन प्यूटन जो है वो टर्की आ रहे हैं, उर्दुगान के साथ बात हुई है। तो दुनिया जो है वो बड़े मुख्तलिफ अंदाज के अंदर आगे बढ़ रही है, और उसमें ये नेतन्याहू की जेनोसाइड और बच्चों को मारना और मतलब एड बंद कर दो और हॉस्पिटल्स को, इसकी जगह नहीं है। इस नई दुनिया में इसकी जगह नहीं है। कोई इसका बोझ, मतलब मुझे बताएं इस वक्त दुनिया का कौन सा वर्ल्ड लीडर है वो जो जाकर जो है वो नेतन्याहू के साथ हाथ मिलाकर तस्वीर बनवा सकता है और इसराइल में बैठकर ये फैसले कर सकता है कि हम लॉन्ग टर्म इसराइल के साथ स्ट्रेटजी बना रहे हैं, हम इसराइल के साथ इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रहे हैं? कौन जाके कर सकता है? कोई भी नहीं, ठीक है ना। तो ये इसी जुल्म के नीचे दबकर जो है वो अपना अंजाम पाएंगे। अच्छा, अब इस्तांबुल के अंदर ये जो मुलाकात होने जा रही है इसकी एक और अहमियत है। देखिए 2022 के अंदर यूक्रेन और रशिया जो हैं ये बिल्कुल सीज फायर के करीब पहुंच गए थे, आपको ये सारा पता होगा। तो उससे फिर यूक्रेन पीछे हटा, लेकिन आज 3 साल के बाद ज्यादा तबाहाल, ज्यादा नुकसान के साथ और एक बिल्कुल मुकम्मल शिकस्त के साथ जो है वो जनाब यहां पर पहुंच रहा है। और यूरोप ने भी इस जंग से क्या हासिल किया? यूरोप की इकोनॉमिकली बहुत नुकसान हुआ, हर महाज के ऊपर यूरोप को नुकसान हुआ, और अल्टीमेटली इस जंग का नतीजा ये निकला कि यूरोप और अमेरिका जो है उनका इत्तेहाद भी टूट गया। अगर 2022 में ये मुआहदा कर लिया जाता तो ये इतना नुकसान वेस्ट को ना उठाना पड़ता। तो देखिए जब यूक्रेन की जंग चल रही थी तो उस वक्त जैसे पोप ने कहा कि यूक्रेन को जंगबंदी कर देनी चाहिए। मैं मिसाल दे रहा हूं, यानी ये आर्टिकल्स आ रहे थे, दुनिया अपना तजिया दे रही थी कि यूक्रेन जंग हारेगा, लेकिन वेस्ट का एक एरोगेंस था। तो यही मामला यहां इजराइल में है। आर्टिकल्स आ रहे हैं, सब अपना एनालिसिस दे रहे हैं, वाकयात हमारे सामने हो रहे हैं कि इजराइल ये जंग जीत नहीं सकता है, लेकिन एक घमंड है। तो अल्टीमेटली शिकस्त ही उनका मुकद्दर ठहरेगी। अच्छा, तो 2022 में जिस मुआहदे को छोड़कर गए थे उसी मुआहदे के ऊपर दोबारा और इस्तांबुल के अंदर ये मुलाकात होने जा रही है। अच्छा, खबर ये आ रही है कि इस्तांबुल में मुलाकात के बाद प्यूटन जो है वो तेहरान लैंड करेंगे और तेहरान में सुप्रीम लीडर के साथ मुलाकात होगी। एक्सट्रीमली अनयूजुअल, सुप्रीम लीडर से मुलाकात प्यूटन की होने जा रही है, और ये शो ऑफ पावर है, ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है, ये शो ऑफ रिलेशन है कि दोनों मुल्क जो है वो कितने करीब हैं। और सुप्रीम लीडर जो हैं वो बैरून मुल्क ट्रैवल नहीं करते हैं, बैरून मुल्क वो ट्रैवल नहीं करते हैं। और प्यूटन की एक मुलाकात जो है वो सुप्रीम लीडर के साथ ऑलरेडी हुई है। और थोड़ा सा ये भी होता है कि देखें सुप्रीम लीडर जो है मतलब सिटिंग अरेंजमेंट में एक छोटी सी बात करूंगी, सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह से होता है। मतलब प्यूटन आ रहे हैं तो साथ वाली कुर्सी होगी जैसे हम मनसा बैठते हैं, लेकिन सुप्रीम लीडर के साथ जो भी मुलाकात के लिए जाता है सामने सुप्रीम लीडर की चेयर होती है और उसके बराबर में कोई चेयर नहीं होती, सामने एक सोफा पड़ा हुआ है और वही है, वो 20-30 साल से वही चेयर है, वही सोफा है, मतलब बिल्कुल सादगी के साथ। तो वो जो भी है, वो दुनिया का जितना बड़ा मर्जी हुक्मरान है वो सामने सोफे पे बैठेगा। ये नहीं कि सुप्रीम लीडर के बराबर में कोई चेयर जो वो डाल दी जाए, तो वो सुप्रीम अथॉरिटी है ना। तो ये थोड़ा सा मतलब एक सेटिंग अरेंजमेंट। तो बहरहाल जो भी है प्यूटन ऑलरेडी मिल चुके हैं और उसमें अब जो है वो एक बार फिर मुलाकात जो होने जा रही है और तेहरान के अंदर तैयारियां शुरू हो गई हैं प्यूटन को रिसीव करने के हवाले से। ईरान सेज प्रिपेयरिंग फॉर रशियन प्रेसिडेंट प्यूटन्स विजिट टू तेहरान and Putin to visit Tehran and meet Iran supreme leader and other high ranking officials। अब एक तरफ ये खबर आई है, साथ ही ट्रंप का स्टेटमेंट जारी हो गया है और ट्रंप ने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि ईरान के लोग तो बड़े जबरदस्त लोग हैं, ईरान तो बड़ा जबरदस्त कंट्री है और ईरान के साथ हमारे मामलात बड़े अच्छे जा रहे हैं और जो ईरानियंस हैं वो तो बड़ा अकलमंदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
इसी दरमियान कई खबरें आ रही थी ना कि इजराइल जो है वो जब वो हमला करना चाहता है ईरान के साथ जंग, तो ट्रंप कह रहा है कि ये तो बड़े अच्छे लोग हैं और बड़ी अकलमंदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारे जो निगोशिएशंस हैं उनके साथ बड़े अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि ईरानियन बड़े अच्छे लोग हैं और बड़ी अकलमंदी से आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप सेज वेरी गुड थिंग्स आर हैपनिंग विद ईरान निगोशिएशंस, ईरान इज रीजनेबल रीजनेबल ईरान, मतलब ये ट्रंप अमेरिकी सदर कह रहा है। और ये वही अमेरिकी सदर है जो अपनी कैंपेन में बार बार कह रहा था कि मेरे ऊपर हमला ईरान करवा रहा है, ईरान को खत्म कर देना चाहिए। आज कह रहा है कि ईरान जो है बड़ा रीजनेबल कंट्री है। एंड अगर ईरान रीजनेबल है तो फिर जो असल जो अनरीजनेबल है, जो फुलिश है या जो अनरियलिस्टिक मुल्क है वो कौन होगा? वो फिर इसराइल हुआ ना, अगर ईरान रीजनेबल है तो। दे आर वेरी इंटेलिजेंट बट दे शुड नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स एंड वी वांट देम टू रीच। उन्हें बस न्यूक्लियर नहीं बनाना है, वो अच्छे लोग हैं और हम चाहते हैं कि वो अमीर कंट्री बने। और भाई न्यूक्लियर का तो इशू नहीं है, यही बात तो अब ट्रंप इंतजामिया को जो समझ आई है, तो तभी तो मामला थोड़े से आगे बढ़े हैं, अभी मुकम्मल नहीं लेकिन थोड़े से आगे बढ़े हैं। भाई न्यूक्लियर का तो इशू है ही नहीं, न्यूक्लियर तो ईरान बनाने नहीं चाहता ना, बार बार गारंटीज दे रहा है, रशिया भी उसकी गारंटी दे रहा है, चाइना भी दे रहा है, सऊदी अरेबिया भी दे रहा है, ईरान का फतवा मौजूद है सुप्रीम लीडर का कि हम न्यूक्लियर बनाना नहीं चाहते। तो जब जब ये बात तस्दीक की जाए कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाना चाहता, तो वो इजरायली बयानी की शिकस्त है। भाई ईरान तो चीख चीख कर कह रहा है कि हम नहीं बनाना चाहते, लेकिन अमेरिका कह रहा है नहीं नहीं तुम बना रहे हो। यही ट्रंप था जिसने 2018 में ईरान चीख रहा था कि हम नहीं बना रहे, लेकिन ट्रंप कह रहा था नहीं तुम बना रहे हो, क्योंकि नेतन्याहू कह रहा था कि ईरान बना रहा है। वो आज तक तो बना नहीं। अच्छा, तो बात यह है कि जब इस बात को कहा जाए कि ईरान अच्छे लोग हैं, ईरान जो है वो रीजनेबल बात कर रहा है, ईरान इंटेलिजेंटली आगे बढ़ रहा है, ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाना चाहता, ठीक है ना, तो इसका मतलब यह है कि वो इजरायली बयानी की शिकस्त है। अब इसमें एक और चीज आप नोट करें कि प्यूटन मिडिल ईस्ट आ रहे हैं और वो तेहरान जाएंगे, लेकिन ट्रंप मिडिल ईस्ट आ रहे हैं, वो तल अवीव नहीं जा रहे हैं। आप जरा आज कंपैरिजन देखें ना कि प्यूटन अपने सबसे बड़े इत्तेहादी के पास जा रहे हैं, लेकिन ट्रंप अपने सबसे बड़े इत्तेहादी के पास नहीं जा रहा है। और आज ही एक आलमी सर्वे हुआ है, आलमी सर्वे हुआ है कि गजा की जंग के बाद आलमी सतह के ऊपर ट्रंप की जो मकबूलियत है उसका क्या आलम है। ट्रंप की जो मकबूलियत है वो सबसे ज्यादा नीचे गिर गई है, बहुत बड़ा ये। और ट्रंप आपको पता है कि अपनी जो मकबूलियत है, अपना जो इमेज है, इस हवाले से बहुत कंसर्न रहता है। एक एक मीडिया हेडलाइन के हवाले से बड़ा कंसर्न होता है और अपनी मकबूलियत के हवाले से, अपनी इमेज के हवाले से। तो सबसे नीचे चली गई है ट्रंप की मकबूलियत गजा जंग की वजह से। इजराइल यूएस रैंक लोएस्ट इन ग्लोबल रेपुटेशन, सर्वे रिवील्स द यूएस इज नाउ व्यूड मोर नेगेटिवली वर्ल्ड वाइड। ये देखिए ना, मैंने कहा ना कि जो भी इस कश्ती में सवार होगा वो डूबेगा। इजराइल के साथ जो भी अपने आप को अटैच करेगा तबाह होगा, नुकसान उठाएगा। तो रेपुटेशन जो है वो अमेरिका की, आपको पता भी नहीं है, मतलब ये कितने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं अमेरिका की अच्छी रेपुटेशन के लिए, तो वो पूरी दुनिया में नीचे गिर गई है। विद ट्रंप रिटर्न एक्सेलरेटिंग इट्स रेपुटेशनल कोलैप्स अकॉर्डिंग टू 2025 डेमोक्रेसी परसेप्शन इंडेक्स। ट्रंप नाउ लेस पॉपुलर देन पुतिन, प्रेसिडेंट शी एंड इवन किम करदाशियन। ये एक अमेरिकी सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, वो सर्वे में बताया जा रहा है कि ये उस अमेरिकी सेलिब्रिटी से भी ट्रंप जो है, आपने इस सेलिब्रिटी का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन वो आलमी सतह पर जो रैंकिंग हुई है, यानी कि ट्रंप की जो मकबूलियत है प्यूटन से नीचे चली गई है, प्रेसिडेंट शी से नीचे चली गई है। और इसी सर्वे के अंदर इलोन मस्क शामिल था, कुछ और शख्सियात भी शामिल, उनसे भी ट्रंप खुद नीचे चला गया। यानी इतना कंट्रोवर्शियल हुआ है, इतना लोगों ने डिसलाइक किया ट्रंप को। वजह क्या? सिर्फ गजा की जंग। तो ये गजा की जो जंग है ये कुछ भी नहीं दे रही है ट्रंप को। तो ये प्रेशर जो है वो बहरहाल उसके ऊपर बढ़ रहा है कि बिला वजह इसराइल के लिए उसने जिल्लत जो है वो मोल ले ली है, कि उसका इमेज पूरी दुनिया के अंदर डिस्ट्रॉय हो गया है। और CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इमीडिएट जो पीस निगोशिएशंस हैं गजा के हवाले से वो शुरू हो सकते हैं। और अगर सीज फायर हो जाता है तो फिर ट्रंप दौरा करेगा इसराइल का। अगर सीज फायर गजा का हो जाता है, किसी को मसला नहीं वो दौरा करे, अगर सीज फायर नहीं होता तो फिर वो दौरा नहीं करेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर ट्रंप इसराइल का दौरा करता है और गजा का सीज फायर नहीं होता तो क्या सऊदी अरेबिया मिसाइल फायर कर देगा इसराइल के ऊपर? क्या अच्छा ट्रंप ने दौरा क्यों किया और गजा का सीज फायर नहीं, मतलब क्या हो जाएगा? तो आप जरा अंदाजा करें कि उस वर्ल्ड लीडर के लिए और अमेरिका के लिए अपने सबसे बड़े इत्तेहादी का दौरा करना मुश्किल हो गया है, और उसको वो कंडीशन कर रहे हैं। और भाई इसराइल का दौरा है, उसका किसी कंडीशन के साथ क्या ताल्लुक है? वो कंडीशनल कैसे हो गया? भाई आना है तो मिडिल ईस्ट आना है तो इसराइल तो लाजमी जाना है, उसमें कंडीशन कहां से आ गई?
तो ये वो डिफिकल्टी बता रहा है कि मतलब एक प्रेशर इतना ज्यादा है, कंट्रोवर्शियल मामला इतने ज्यादा हो गए कि इजराइल जाना अपना इमेज मजीद तबाह करने के मुतरादिफ है। मतलब कोई भी आकर इजराइल के साथ, नेतन्याहू के साथ तस्वीर नहीं बनवा सकता। ठीक है, मतलब अब देखे ना कि ट्रंप ने बुलाया ना तो क्या अचीवमेंट हासिल, वो सबसे नीचे चला गया, उसका इमेज मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो गया। और खुद अमेरिका के अंदर कितनी रिजेंटमेंट आ रही है। अच्छा, CNN की कुछ हेडलाइंस देखिए। ट्रंप विल नॉट कम टू इजराइल विदाउट रिजल्ट्स एंड नेतन्याहू's प्रॉब्लम लाइज इन हिज करंटली वीक इन्फ्लुएंस इन वाशिंगटन। इसका इन्फ्लुएंस बहुत नीचे चला गया नेतन्याहू का वाशिंगटन में। और द रिलीज ऑफ अलेक्जेंडर विल लीड टू इमीडिएट पीस नेगोशिएशंस। अच्छा, इसमें जो एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, नेतन्याहू ने एक कमेटी के अंदर बात की है, उनकी अपनी एक डिफेंस कमेटी की मीटिंग हुई है, उसके अंदर नेतन्याहू ने बात की है और बड़ी हैरानकुन बात, यानी तस्दीक कि अमेरिका की जानिब से इकोनॉमिक एड रोक दी गई है इजराइल की। अब आप मतलब इस खबर को कैसे बयान करेंगे कि अमेरिका 270-80 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमिक एड दे चुका है। ये सिर्फ वो पैसा है जो दिया, इसके हटकर जो मरात जो बाकी वो अलग है। ये सिर्फ इकोनॉमिक एड है, ये मिलिट्री एड नहीं है, जो जंगी तैयार है ये वो नहीं। इकोनॉमिक एड 280 बिलियन डॉलर्स ये इजराइल को मिले हैं। और अब जो है जनाबे अली वो इकोनॉमिक एड बंद कर दी गई है। और नेतन्याहू ये कह रहा है कि खदशा ये है कि मिलिट्री एड भी बंद की जा सकती है। आई बिलीव वी विल रीच अ स्टेज ऑफ डिस्पेंसिंग विद अमेरिकन मिलिट्री एड जस्ट एज हैपेंड विद इकोनॉमिक एड। ये जनाब नेतन्याहू जो है वो खुद बात कर रहा है, यानी खुद इस बात को कंफर्म कर चुका है कि इकोनॉमिक एड जा चुकी, अब जो मिलिट्री एड है वो भी हमसे जाएगी। तो इसके बाद फिर मतलब आप अंदाजा करें ना कि इजराइल का, मैं कहता हूं छोड़े इकोनॉमिक और मिलिट्री एड को, ट्रंप अमेरिका सिर्फ अगर डिप्लोमेटिक सपोर्ट पीछे कर लें, नैरेटिव सिर्फ पीछे खींच लें, जो हर जिम्मेदार जो है वो हमास को ठहराया जाता है और हर इसके जेनोसाइड को कवर दिया जाता है, सिर्फ इस कवर को हटा लें, फिर उसके बाद देखिए कि इजराइल के साथ होता क्या है। ये कवर सिर्फ जो है ये काफी है इजराइल के डिस्ट्रक्शन और एब्सोल्यूट डिफीट के लिए। अब नाज़रीन बात यह है कि ट्रंप मिडिल ईस्ट आ रहे हैं, उनको रेड कारपेट के साथ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जा रहे हैं। अलेक्जेंडर जो है उसकी रिहाई हुई और जो है वो कतर की जानिब से 400 मिलियन डॉलर्स का त्यारा दिया गया, बहुत सारी चीजें और दी जा रही हैं। तो सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट इतना कुछ दे रहा है ट्रंप को, बदले में ट्रंप क्या दे रहा है मिडिल ईस्ट को? भाई अगर ट्रंप इस सब के बदले में गजा का सीजफायर नहीं दे सकता तो फिर यह मामला कैसे आगे बढ़ेगा, मुझे बताइए। मैंने जैसे पिछली वीडियो में कहा कि ये कोई कैश तो नहीं है कि जो ट्रंप जेब में डालकर निकल जाएगा। भाई ये तो वो चीजें हैं, जो वो प्लान्स हैं जो अगले सालों में आकर होने हैं। अगर ट्रंप इस सब के जवाब में अगर नहीं करेगा गजा का सीज फायर, तो ये चीजें नतीजा खेज साबित होने वाली नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट्स आगे नहीं बढ़ सकेंगी, ये प्लान्स आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो अगर ट्रंप कोई होशियारी चलाकी कोई अपनी बात से पीछे हटता भी है तो ये मामला यही रह जाएगा, वो आगे जो है वो उस तरह से नहीं बढ़ सकता है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि ट्रंप के ऊपर प्रेशर किस तरह से बढ़ रहा है जंगबंदी के हवाले से। ये हेडलाइन देखिए, कोलंबिया टू ज्वाइन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। मतलब एक एक खबर जो है वो क्या खबर आ रही है, मतलब दुनिया का ऑर्डर इतनी तेजी के साथ। कोलंबिया बहुत करीब इत्तेहादी है अमेरिका का, और कोलंबिया वाज द ओनली कंट्री जो वियतनाम वॉर में अमेरिका के साथ गया था। और अभी कोलंबिया के प्रेसिडेंट जब ट्रंप आया है तो फड्डा बना, ठीक है, और उसके बाद कोलंबिया जब वो चाइना के कैंप में गया, आज वो अनाउंस कर रहा है कि हम तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यानी ये चंद महीनों के अंदर, 2 महीनों के अंदर ये इतना बड़ा शिफ्ट आया, इतना बड़ा इत्तेहादी इस तरह से बदल गया। और ये हो रहा है वो जो सी लैक, मैं आपको बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो सी लैक हो रहा है, लैटिन अमेरिका कैरेबियन, उनका समिट जो है वो चाइना में हो रहा है, ये बड़ा डिसाइडिंग है, ये बहुत गेम चेंजर है। ये उसी के तहत कोलंबिया ने अनाउंस किया है कि हम जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो ये देखें, ये तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है अमेरिका का। तो ट्रंप के ऊपर कितना, भाई चाइना उनके बॉर्डर के ऊपर आ रहा है और वो कह रहे हैं सर नेतन्याहू जो है वो औरतों और बच्चों को मारना जारी रखे। नहीं चल सकता, मामला नहीं चल सकता। मिडिल ईस्ट उनको चाहिए, बाकी दुनिया के साथ उन्होंने बात करनी है, वो बात बढ़ ही नहीं सकती जब तक अमेरिका इसको साफ नहीं करता, इस नेतन्याहू को साफ नहीं करता। दुनिया बात करने वाली नहीं है, बात आगे बढ़ नहीं सकती। देखे ना, अब अनाउंसमेंट हो रही है मिडिल ईस्ट में, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और भाई अगर ये मामला नहीं रुकता तो कहां से आएंगे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स? मतलब वो बात आगे नहीं बढ़ सकेगी ना। अच्छा, फिर आप देखिए, चाइना रिलीज नेशनल सिक्योरिटी व्हाइट पेपर अबाउट न्यू इरा स्ट्रेटजी। ये अब देखें ना, छोटी छोटी चीजें कितनी बड़ी चीजें हैं कि अमेरिका अपनी जो है वो जारी करता है। अभी इस साल भी आया है, 1 महीना पहले उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट CIA ने दी कि उनको
मतलब अमेरिका हर साल जारी करता है कि भाई उसका दोस्त कौन है, उसका दुश्मन कौन है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उसको सबसे बड़ा थ्रेट क्या है। तो चाइना जारी करने जा रहा है, चाइना बताएगा कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उनका दोस्त कौन है, उनका दुश्मन कौन है, वो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो चाइना जो है वो जारी करने जा रहा है। मतलब आप ग्लोबल स्टेज के ऊपर आ रहे हैं ना, और अपने आप को वो ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि अब हम ग्लोबल स्टेज के ऊपर चीजों को कंट्रोल हम करेंगे। और इधर देखिए कि आईसीसी ने उसको रिक्वेस्ट की है इजराइल ने दोबारा, और आईसीसी ने दोबारा से रिजेक्ट कर दिया। अब जरा सोचे तो सही, इतने शदीद प्रेशर के बावजूद ये अदालत जो है वो किस तरह से स्टैंड कर रही है। बिल्कुल इस अरेस्ट वारंट के मुताबिक अमल नहीं हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन आप जरा इस अदालत को तो क्रेडिट देंगे। और आप इस बात को जरा नोट करेंगे कि अगर इस अरेस्ट वारंट की अहमियत ही नहीं है तो इजराइल बार बार क्यों चाहता है कि वो अरेस्ट वारंट कैंसिल हो जाए। ये गिरफ्तारी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कहता हूं ये वारंट का आ जाना बहुत बड़ी चीज है। ये एक आप कह लें कि जो नैरेटिव के महाज के ऊपर, लेजिटिमेसी के महाज के ऊपर इजराइल को झटका पहुंचाया है, धचका पहुंचाया और डैमेज किया है आलमी अदालत ने, ये एक बहुत बड़ी चीज है। इजराइल बहुत कोशिश कर रहा है, धमकियां भी और सारा कुछ भी। अमेरिका ने कहा हम सैंक्शन लगाएंगे आलमी अदालत के ऊपर, एक अरेस्ट वारंट ही तो जारी हुआ था। तो ये इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और उधर क्या हुआ है कि अमेरिका और चाइना की मीटिंग हुई है जो स्विट्जरलैंड के अंदर, उसमें जनाब अमेरिका पीछे हट गया, वहां भी पसपाई अमेरिका की। अब वो जो टैरिफ लगाए थे अमेरिका उससे पीछे हट गया, ठीक है, यानी 145% से वो नीचे आ गया, 30% अब सिर्फ रहेंगे। अब आप देखें ना कि अमेरिका ने टैरिफ लगाए, अपनी तरफ से लगाए, फिर खुद चाइना को बार बार मुज़ाकरात की दावत दी और अब खुद ही टैरिफ वापस कर लिए। मतलब कुछ अचीव नहीं हुआ, बल्कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स भी गए। सबसे बड़ी चीज जो ट्रस्ट था अमेरिका के ऊपर, यानी उनकी करेंसी के ऊपर, वो भी गया। और जो चाइना का एक फियर था कि हम कभी अमेरिकन मार्केट से आउट ना हो जाएं, अगर आउट हो गया तो क्या बनेगा, वो फियर भी उनका खत्म हो गया। उन्होंने देख लिया कि अमेरिकन मार्केट से आउट होकर क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो वो भी फियर भी उनका खत्म हो गया। तो इस एपिसोड में भी अमेरिका हारा है। तो ये जनाब सूरत हाल है, आपके साथ शेयर किया, आपने राज रोगा करें। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।